नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं नरेंद्र आपके अपने YouTube चैनल युवा लर्निंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, लाइफ में कुछ फेजेस आते हैं, ठीक है, और आदमी को उनसे निकलने में थोड़ा सा समय लगता है। आदमी खुद से मोटिवेट होने में बहुत टाइम लग जाता है। दूसरे को मोटिवेट करना हो ना, आदमी क्या होता है कि खुद से कोई एग्जांपल दे देता है, कुछ भी दे देता है, तो दूसरे को मोटिवेट करना आसान होता है। लेकिन खुद से खुद को मोटिवेट करना बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है, जिसमें टाइम लग जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ही थोड़ा हो गई थी कुछ प्रॉब्लम, जिसके कारण से मेरे को दोबारा से उठने में थोड़ा टाइम लग रहा था। ठीक है, इसी कारण मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि डिस्टरबेंस के बीच में मैं आपको कुछ भी पढ़ा के चला जाऊं और अपना पूरा 100% ना दूं। मैं चाह रहा था कि सब कुछ या तो सॉर्ट आउट हो जाए या फिर मैं उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाऊं, तभी पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, और पढ़ने में और पढ़ाने में तभी मज़ा आता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि ज़िंदगी में ना इंसान को कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि कोई आपका भला करे, कोई आपका अच्छा चाहे तो आप ये समझने लग जाओ कि नहीं, वो तो मेरे को दबा रहा है, या मेरे को चाहे इसमें माँ बाप हुए, दोस्त हुए, कोई भी हुआ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपका भला कर रहा है, कोई आपके अच्छे के लिए खड़ा है, हमेशा आपके साथ है, और आप उसको मतलब ये फील करा दो या ये बोलो कि मतलब आप तो मतलब मुझे नौकर की तरह रखते हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ें। तो ये चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं, इस दुनिया में भरी पड़ी है। पता है आजकल क्या हो गया है कि इंसान ही खुद ये कहता है कि इंसान से ज़्यादा वफादार तो कुत्ते होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कुत्ते को भी मान लो खिलाया पिलाया जाए या कुछ भी उसको पाला जाए, तो मतलब वो भी इस चीज़ का मतलब हमेशा ये रहता है कि ये मेरे मालिक हैं या फिर ये मेरे दोस्त हैं, मतलब कुछ भी मानता हो वो अपने मन से, लेकिन वो हमेशा वफादारी करता है। लेकिन इंसानियत एक ऐसी चीज़ बन गई है आज की दुनिया में कि भाई जो आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो ना, तो उसको क्या मतलब अगर रियल में अच्छा कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि किसी को मतलब आप सिगरेट पीना सिखा रहे हो या किसी को पैसे दे रहे हो, लो भाई सिगरेट पी लो, वो आप कर बुरा रहे हो, लेकिन उसे लगेगा क्या, अच्छा हाँ भाई ये मेरे को पैसे दे रहा है, ठीक है, ये मेरा सच्चा दोस्त है। ठीक है, लेकिन यदि आप किसी को मतलब अच्छी सलाह दोगे, उसके साथ हमेशा खड़े रहोगे, बुरी चीज़ें करने से रोकोगे, अच्छी चीज़ें करने के लिए प्रोत्साहित करोगे, तो मतलब वो बंदा पता है क्या फील करने लग जाता है कि नहीं, ये तो मतलब मेरे को दबा रहा है, मेरे से रोक टोक कर रहा है, मतलब ऐसा सा हो जाता है। ठीक है, और ज़िंदगी में ना दोस्तों, धोखा एक ऐसी चीज़ है जो ना महापाप है। मतलब कि भगवान अपने चरणों में मतलब किस इंसान को वो रख सकता है। आपसे कोई पाप हो गया, ठीक है, तो भी आप भगवान के चरणों में जाके माफ़ी मांग सकते हो। लेकिन अगर धोखा दोगे ना दोस्तों किसी को, तो मतलब भगवान क्या, भगवान तो ऊपर की चीज़ है। ठीक है, अभी किसी को नहीं पता क्या है, नहीं है, क्या होता है, लेकिन खुद से कभी कभी जब खुद से जब बैठोगे ना, 2 साल 5 साल 10 साल बाद कभी भी वो बात याद आएगी ना, तो मन में एक खटक जो है ना वो पैदा हो जाएगी कि हाँ यार, हमने कभी किसी को ऐसे धोखा दिया था। अभी हाल फिलहाल में आपको खुशी ज़रूर मिलेगी धोखा देने से। किसी को धोखा दे दिया, आपको लगेगा अरे मैंने तो चालाकी कर दी, लेकिन वो धोखा आपने उसे नहीं दिया है, वो धोखा आपने अपने आप को दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स होंगे वो सभी एक कर्तव्य परायण ज़िंदगी जिएंगे, यानी कि कभी अपने माता पिता को धोखा, भाई बहन को, दोस्त को, कभी किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, धोखा मतलब ये नहीं, छोटी मोटी जो आजकल की लाइफ ऐसी है कि मजाक भी होते हैं बहुत सारी, ऐसे मजाक में भी झूठ वगैरह चल जाती है, वो अलग चीज़ है। धोखा मतलब धोखा क्या होता है, धोखा एक ऐसी चीज़ होता है कि सामने वाले के दिल पे चोट लगे, उसे दुख हो, वो झकझोर जाए। ठीक है, तो ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करना है। खैर,
आगे बढ़ते हैं हम। ये तो चलती रहेंगी बातें, लाइफ है तो सब कुछ चलता रहता है लाइफ में। हम अपने टॉपिक की ओर ध्यान देते हैं, ठीक है। और जो एक नया जो चक्कर आया है एचटेट सीटेट वाला, वो मैं टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले हम अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं। देखिए, हमने आनुवांशिकता पढ़ लिया था, आनुवांशिकता हो गई थी। हमने क्या कहा था कि डेवलपमेंट जो है दो चीज़ों पर निर्भर होती है, एक आनुवांशिकता और एक वातावरण, ठीक है। तो हमने आनुवांशिकता को पढ़ लिया था। अब बात आती है पर्यावरण की, कि पर्यावरण में मतलब क्या पर्यावरण होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं और क्या चीज़ है पर्यावरण। तो आइए हम जान लेते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में, कि पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण जो हमारे चारों तरफ मौजूद है वो सभी पर्यावरण है। कुछ भी हो सब कुछ पर्यावरण है। जो भी सराउंडिंग चारों तरफ है हमारे, वो सभी पर्यावरण है। उसमें समाज भी आ जाता है, उसमें हमारे माता पिता, घर, जो भी कुछ है, जो पेड़ पौधे, जीव जंतु, धरती, जो कुछ भी है सब वातावरण है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो है जो वातावरण में नहीं आती, जिसको हम वातावरण में नहीं बोलते कि वातावरण में आती है, वो चीज़ क्या है? जीन्स। जीन्स क्या होता है? जैसे आनुवांशिकता के जो मतलब जीन्स क्या होते हैं? आनुवांशिकता से रिलेटेड जो एक बोल सकते हैं, साइंस की टर्म में बोल सकते हैं कि माता पिता से जो हमें मिलता है, आनुवांशिकता की कह सकते हैं जीन्स को, कि ये आनुवांशिकता ही है, ठीक है। तो आनुवांशिकता को छोड़कर, यानी कि माता पिता के जो गुण हैं उनको छोड़ के जो भी कुछ होता है वो सब क्या है? पर्यावरण है। यही बात मैंने बताई है। पर्यावरण जीन्स को छोड़कर वह सब कुछ है जो व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, यानी कि व्यक्ति की जो क्या है विकास, व्यक्ति के विकास को प्रभावित, विकास नहीं लिखा, व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। इसमें विकास भी ऐड कर लेना यहाँ पे। जो व्यक्ति के विकास को प्रभावित कर सकता है, जो व्यक्ति के विकास को प्रभावित कर सकता, और व्यक्ति को तो प्रभावित करेगा ही करेगा। यानी कि इसमें दोनों चीजें, जो व्यक्ति को और व्यक्ति के विकास को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तो क्या होता है? एनवायरनमेंट सब कुछ। जीन्स को छोड़कर, एक बात याद रखनी कि जीन्स को छोड़कर, ये हिंदी मीडियम वाले भी जीन्स लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले भी जीन्स ही लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में जीन्स ही आता है लिखा हुआ। तो क्या होता है कि पर्यावरण हमारे चारों ओर इर्द गिर्द जो भी मौजूद है, जीन्स को छोड़कर वो सभी क्या होते हैं? पर्यावरण होते हैं। और जो पर्यावरण है वो क्या करता है? व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है और व्यक्ति को भी प्रभावित करता है। एवरीथिंग एक्सेप्ट जीन्स विच अफेक्ट ए पर्सन, ठीक है। क्या? कि सारी चीज़ें जो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, जीन्स को छोड़कर, वो क्या होता है? एनवायरनमेंट होता है, जो एक इंसान को प्रभावित करे या इंसान की जो डेवलपमेंट को प्रभावित करे। जीन्स में आप डालना चाहिए तो नीचे लिख लेना कि जीन्स माता पिता से मिले जो गुण हैं, ठीक है, इनको जीन्स ही कहेंगे। साइंस वाली टर्म में ज़्यादा नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना ही बताएंगे, ठीक है। इसमें भी अब बात आ गई कि जो हमने इन्वायरमेंट है, हमारे इन्वायरमेंट में कुछ मेन फैक्टर भी हैं, जैसे क्या भाई? समाज, स्कूल, अड़ोस पड़ोस, ठीक है, हमारी संस्कृति, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है कि आदमी के विकास को प्रभावित करती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा, एक बार देख लीजिए। कारक: विद्यालय, समाज, संस्कृति व्यक्ति के विकास को प्रभावित कर सकते हैं या करते हैं। कैसे? एक छोटा बच्चा है, वो स्कूल में जाएगा, स्कूल से कुछ सीखेगा, कुछ जानेगा। मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर भाषा ही सीखा उसने, भाषा को सीखा, तो भाषा से क्या हुआ? उसका भाषा का विकास हुआ, ठीक है। वहाँ पे कोई फिजिकल एक्टिविटी की तो उसका क्या हुआ? शारीरिक विकास हुआ, ठीक है। वो समाज से आएगा, मतलब समाज में बैठेगा उठेगा। समाज क्या है? जो हमारे यार दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, ये सभी क्या है? समाज है।
तो समाज में बैठेगा, समाज की बातों को जानेगा, तो क्या होगा, उसका सामाजिक विकास हो जाएगा। संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति को जानेगा तो उससे क्या होगा, हमारा एक तरीके से बंदे का सामाजिक विकास ही होगा। ठीक है, वो अपनी संस्कृति को जानेगा, दूसरे की संस्कृति को जानेगा, इससे क्या होगा, इमोशनल जो भावात्मक जो विकास है वो भी होगा। ठीक है, पर्यावरण में परिवेश के सभी पहलू शामिल हैं। सभी पहलू मतलब हम ये नहीं कह सकते कि अच्छी अच्छी चीज़ें ही पर्यावरण हो सकती हैं, बुरी चीज़ें भी जितनी हैं सभी पर्यावरण कहलाएंगी। जैसे क्या, प्रदूषण, जितने भी प्रकार के प्रदूषण हैं, ठीक है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, और क्या जो हमारा ध्वनि प्रदूषण, ये जितने भी प्रदूषण हैं ये सभी प्रदूषण भी वातावरण का हिस्सा हैं। इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको इन्वायरमेंट इंक्लूड करता है, जैसे पोल्यूशन एटसेट्रा। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिख लीजिए प्रदूषण आदि, प्रदूषण। ठीक है भाई, ये इसका उदाहरण है भाई, इसका उदाहरण है। ठीक है, तो हर चीज़ चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, जीन्स को छोड़कर सभी चीज़ें क्या हैं, इन्वायरमेंट है। ठीक है, यानी कि वातावरण है, पर्यावरण है। ठीक है, इसको पर्यावरण कह लो, वातावरण कह लो, इन्वायरमेंट कह लो, तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, पर्यावरण में बहुत ताकतें हैं, बहुत ताकतें हैं। ठीक है, ताकतें इन द सेंस कि शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भावात्मक आदि, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी किसमें होंगी, पर्यावरण में इंक्लूड होंगी। ठीक है, कैसे, शारीरिक है भाई, अगर शारीरिक की बात करें तो जो हमारे शरीर में जो भी हम भोजन वगैरह या कुछ भी करेंगे, कुछ भी चीज़ें हम ग्रहण करेंगे तो वो क्या होगी भाई, वो भी वातावरण से है। हम ग्रोथ कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं, ज़मीन के ऊपर कर रहे हैं, यहीं इसी इन्वायरमेंट में कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो वो भी क्या है, इसी में इंक्लूड होगी भाई। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई हम किस परिवेश में रहकर पल बढ़ रहे हैं, कैसा परिवेश है, तो सभी चीज़ें क्या है, वही इन्वायरमेंट, परिवेश भी इन्वायरमेंट है। तो शारीरिक विकास या कुछ भी हुआ, शरीर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें, सब कुछ इसमें इंक्लूड होगी। फिर आ जाता है भाई सामाजिक। सामाजिक भी भाई, समाज है हमारा, क्या है, वातावरण का हिस्सा है। तो बंदा सामाजिक भी कहाँ से बनता है, पर्यावरण के उससे। ठीक है, नैतिकता भाई, मोरल, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, वो सभी कहाँ पे आ जाते हैं, वातावरण के अंदर इंक्लूड। आर्थिक यानी कि पैसा, पैसे से संबंधित भी कहाँ में आएगी भाई, पर्यावरण के अंदर, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जीन्स को छोड़कर सभी कुछ क्या है, पर्यावरण है। राजनीतिक भी भाई, जो राजनीतिक हमारे फैक्टर हैं, जो मतलब देखा होगा आपने कि जो राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं उनके कारण हर चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं, राजनीतिक इफ़ेक्ट, यानी कि पॉलिटिकल इफ़ेक्ट बोलते हैं उसको। तो राजनीतिक चीज़ भी यहीं पे आएंगी और सांस्कृतिक चीज़ भी वही पर्यावरण का हिस्सा है। और भावात्मक यानी कि बंदा जो इमोशनल हो जाता है वो भी कहाँ पे आएगी भाई, वातावरण का एक हिस्सा है भाई। ठीक है, दो ही चीज़ें हैं भाई जिस पे सारी चीज़ टिकी हुई है CDP के हिसाब से, सारी चीज़ यानी विकास और वृद्धि जो भी कुछ है सभी क्या है भाई, दोनों चीज़ों पे टिका हुआ है, पर्यावरण और आनुवंशिकता, दो ही चीज़ें हैं भाई। आनुवंशिकता माता पिता से जो गुण मिल गए हैं वो, और जो बाकी सब कुछ बच गया वो सब क्या है, वातावरण है। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें लिख दी हैं, इसमें आप देख लिए। डिफरेंट इंग्लिश में देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी इज इंक्लूडेड इन इन्वायरमेंट। ठीक है, फिजिकल, सोशल, मोरल, इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, कल्चरल यानी सांस्कृतिक, और इमोशनल यानी भावात्मक। ठीक है, थोड़ा सा इश्यू आ रहा है भाई, थोड़ा सा पढ़ाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम अब भी फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि थोड़ा दिमाग में कम मतलब वो कर पा रहा हूँ मैं,
कंसंट्रेशन कम है अभी, लेकिन कभी ना कभी तो जुड़ना होगा ना, आपके साथ जुड़ के ही तो ज़िंदगी बेहतरीन बनेगी। क्योंकि शिक्षक क्या होता है कि यदि शिक्षक अपने विद्यार्थियों से जुड़ा रहेगा तो उसकी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं अपने आप शॉर्ट आउट हो जाती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको, तो इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे करवाता हूँ। बस थोड़ा सा और बच गया है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम करेंगे एच टेट के बारे में बातें कि जो एच टेट और सी टेट का जो नया पंगा आया है वो क्या है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। हाँ तो भाई अब आगे कुछ पॉइंट और कर लेते हैं, जिसके बाद हमारा इन्वायरमेंट भी ख़त्म हो जाएगा। पहला पॉइंट ये है कि भाई जो शिक्षक है यानी कि जो टीचर होता है स्कूल में, उसको क्या करना चाहिए, एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए क्लास में कि जो बच्चे का जो विकास है ना वो एक अच्छे तरीके से हो, बेहतरीन तरीके से हो। ठीक है, वही बात कही है, शिक्षकों को अच्छा मानसिक वातावरण प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए ताकि बच्चा उन्नति कर सके। अच्छा मानसिक वातावरण क्या, एक तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, स्टूडेंट के साथ कभी गाली गलौच नहीं करना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, अच्छे काम के लिए अच्छा कहना चाहिए। ठीक है, और उसे समझाना, बच्चे को समझाना बुझाना चाहिए। ठीक है, प्यार से। और भाई जैसे ऐसा मतलब बच्चे को ऐसा माहौल क्रिएट करवा देना चाहिए, बच्चे के सामने ये दिखे कि बच्चा करके सीख रहा है कुछ। ठीक है, तो यही चीज़, एवरी टीचर शुड ट्राई टू प्रोवाइड गुड मेंटल एनवायरनमेंट सो दैट चाइल्ड कैन ग्रो। क्या होता है भाई, बच्चा यदि मान लो टीचर क्या है चिड़चिड़ा सा रहता है मान लो क्लास में, या बच्चों से गाली गलौज करता है या उनको ज़्यादा मतलब डांटता रहता है, तो उससे क्या होता है कि बच्चा कुछ नहीं सीख पाता है, वो दुखी रहना शुरू हो जाता है। तो बच्चे को एक ऐसा माहौल प्रोवाइड कराना चाहिए कि वो अच्छे से सीख सके। फिर भाई दूसरे नंबर पे आ जाती हैं दो चीज़ें हमारी। देखो, एक होती है प्रकृति और एक होता है पोषण। ठीक है, यानी कि नेचर और नर्चर। नेचर बोलते प्रकृति को और नर्चर बोलते पोषण को। ठीक है, इनको आप आसान भाषा में सिर्फ इतना याद रखना, क्योंकि जो नेचर और नर्चर ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं, बस एक ही बात याद रखना कि प्रकृति का मतलब है आनुवंशिकता। ठीक है, यानी ये प्रकृति का ऊपर से भगवान ने दिया हुआ है। और पोषण का मतलब है इन्वायरमेंट, यानी कि जो हमने बनाया है, हमने क्रिएट किया है। ठीक है, दो चीज़ें आ जाती, तो इसको ये ऐसे ही याद रख लेना। एक है आनुवंशिकता, कई पेपर में ऐसा भी आ जाता है ना कि प्रकृति में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो प्रकृति में सिर्फ आनुवंशिकता है। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि प्रकृति मतलब इन्वायरमेंट, नहीं नहीं नहीं, प्रकृति मतलब वो जो हमें माँ बाप से मिला है, जिसको हम बदल नहीं सकते, जिसको हमने नहीं बनाया। और पोषण मतलब वो जिसको हमने बनाया है, हमने क्रिएट किया है। तो सीधी सी बात है, प्रकृति मतलब आनुवंशिकता, पोषण मतलब वातावरण। ठीक है भाई। और भाई अगर आप लिखना चाहो तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम में आ जाता है। आनुवंशिकता के जो फादर कहे जाते हैं यानी कि जनक कहे जाते हैं, वो कहे जाते हैं जॉन ग्रेगर मेंडल। ठीक है, उन्होंने मटर के पौधे पे अपना परीक्षण किया था। ठीक है, आप एग्ज़ाम में आ सकता है, लिख लीजिए। कहाँ पे, यहाँ पे लिखवा दूँ, यहाँ पे लिखवा देता हूँ, नीचे एक पॉइंट डाल लीजिएगा कि भाई जॉन, यहाँ पे नहीं लिखवाता, आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा, नहीं तो आप खुद से लिख लीजिए कि जो आनुवंशिकता के जो जनक हैं यानी कि फादर ऑफ हेरिडिटी, वो हैं जॉन ग्रेगर मेंडल। जॉन ग्रेगर मेंडल, कभी कभार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि आनुवंशिकता के जनक कौन थे, तो वो थे जॉन ग्रेगर मेंडल, और उन्होंने मटर के पौधे पर अपना परीक्षण किया था। ठीक है, तो भाई आनुवंशिकता क्या होता है, बदला नहीं जा सकता। मैंने आपको बताया था आनुवंशिकता बदली नहीं जा सकती, कैंट बी चेंज। ठीक है, वही लिखा है, स्थिर है यानी कि फिक्स्ड है, फिक्स्ड है भाई। और ये क्या होता है, वातावरण लचीला होता है, परिवर्तनशील होता है, इसे हम अपने अनुसार बदल लेते हैं, अपने अनुसार ही हम इसको कर लेते हैं।
ठीक है, तो इसको बदल सकते हैं, इसको नहीं बदल सकते। और मैंने एक स्टार्टिंग में आपको एक बात बताई थी, विकास क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, यानी कि इन दोनों का उत्पाद है, यानी कि इन दोनों का गुणनफल है। अब तीनों में से कोई भी बात लिख लो या तीनों लिख लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही आता है कि किसका प्रोडक्ट है, यानी कि किसका वातावरण जो विकास है यानी कि डेवलपमेंट है, वो वातावरण और आनुवंशिकता दोनों का गुणनफल है, यानी कि आनुवंशिकता गुणा वातावरण, हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट, ठीक है। तो एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है, ये दोनों चीज़ों से मिलकर ही विकास बना है। अगर आएगा ना आनुवंशिकता जमा वातावरण तो वो होगा गलत, क्योंकि इनका गुणनफल है, इनका उत्पाद है, इन दोनों का गुणा, ठीक है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। एक वुडवर्थ नाम के व्यक्ति थे भाई, नाम याद रखना, ये आएंगे तकरीबन 8-10 नाम आएंगे, ये सारे याद रखना क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं भाई। वुडवर्थ ने क्या कहा था कि जो बच्चे की वृद्धि और विकास है, बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए ये दोनों चीज़ें, दोनों कौन सी, आनुवंशिकता और वातावरण, दोनों चीज़ें जरूरी हैं बराबर बराबर, ठीक है। ये वुडवर्थ के अनुसार बच्चे की वृद्धि एवं विकास के लिए दोनों समान रूप से आवश्यक हैं। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए भाई, ये तो आज वाला तो बिल्कुल आसान ही चीज़ था, ऐसा लग रहा होगा कि पिछली रिवीजन हम कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी बातें पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है भाई। इसको नोट डाउन कीजिएगा, और अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, एक 5वां पॉइंट करके डाल देता हूँ, फादर ऑफ हेरिडिटी, फादर ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, यानी कि आनुवंशिकता के जनक कौन है भाई, ये है भाई जॉन ग्रेगर मेंडल, जॉन ग्रेगर मेंडल, ठीक है भाई। जॉन ग्रेगर मेंडल जो है वो क्या है, हेरिडिटी के जो जनक हैं, फादर ऑफ हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता के जनक। इन्होंने मटर के पौधे पर अपना परीक्षण किया था, ठीक है भाई। ये तो हो गया भाई आपका टॉपिक कंप्लीट। अब दूसरा टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो नया टॉपिक होगा, और वो कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे। अब बता देता हूँ भाई एचटेट और सीटेट का क्या आया है। पहले क्या हुआ था, हरियाणा गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसके अंदर बोला था कि जिन्होंने सीटेट कर लिया उनको अब एचटेट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि सीटेट इक्वली मतलब इक्वली जो अप्लीकेबल होगा, टीचर की वैकेंसी आएगी तो उनमें सीटेट और एचटेट बराबर होंगी, यानी कि किसी ने सीटेट दिया है तो उसको एचटेट करने की ज़रूरत नहीं थी। यदि हरियाणा में भी वैकेंसी आएंगी मान लो आगे, तो उसमें सीटेट वाला भर सकता था फॉर्म। लेकिन अब उन्होंने दोबारा से एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि एचटेट और सीटेट बराबर नहीं है, यानी कि किसी को अगर हरियाणा में टीचर बनना है, भाई हरियाणा सरकार की जो वैसे तो वैकेंसी आ ही नहीं रही और उम्मीद भी नहीं है कुछ, लेकिन अगर हरियाणा सरकार के अंदर आपको हरियाणा के सरकारी स्कूलों में आपको टीचर बनना है, अध्यापक बनना है, तो आपको सीटेट के अलावा एचटेट अलग से देना होगा। सीटेट चलेगा आपका दिल्ली में, यूपी में, झारखंड में, बिहार में और कई स्टेट हैं ऐसे उनमें, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी है जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इन सब में चलेगा आपका, ठीक है। और वही एचटेट सिर्फ हरियाणा के लिए रहेगा, और एचटेट के फॉर्म अभी 27 सितंबर तक भरे जा रहे हैं। तो जो भाई फाइनल ईयर में हैं जो स्टूडेंट अपने डिप्लोमा के, जेबीटी वगैरह के, और उन जिन्होंने एचटेट लेवल 2 देना है टीजीटी के लिए, तो वो अगर बीएड के फाइनल ईयर में है तो भाई वो अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। नवंबर में एग्ज़ाम होगा, और सिलेबस ज़्यादातर मिलता जुलता ही है, उसमें थोड़ी हरियाणा जीके और पढ़नी पड़ती है बस,
वो आपकी मर्जी है भाई। जैसे कई होते हैं भाई एचटेट नहीं देते क्योंकि हरियाणा में वैकेंसी निकल ही नहीं रही, सीटेट देते हैं। और भाई हरियाणा गवर्नमेंट के स्कूलों का जो है ना माहौल भी कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है। टीचर भी ऐसे मतलब उनसे मिलते हैं ना तो ऐसा लगता ही नहीं कि उनका माहौल टीचरों जैसा है, क्योंकि वो पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, मतलब बैठे रहते हैं अपना फ्री बैठे रहते हैं, पढ़ाने की उनकी इच्छा होती ही नहीं है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि भाई आप दिल्ली के स्कूल देखिए, बेहतरीन शिक्षा, बेहतरीन पढ़ाने का मौका। और भाई बाहर के जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ये सब देखिए, ठीक है भाई। आजकल तो भाई हरियाणा सरकार के जो स्कूल हैं उनके जो है ना इतने गिर गए हैं अध्यापक कि वो अपने विद्यार्थियों को भी नहीं मतलब छोड़ते हैं, कि यानी कि एक अगर मान लो फीमेल कोई स्टूडेंट है तो मतलब उसे भी गलत निगाह से देखने की कोशिश करते हैं कुछ विद्यालय में। हरियाणा सरकार के स्कूलों का इतना बुरा हाल है। हाँ और जगह भी होता है, लेकिन भाई हरियाणा सरकार के जो स्कूल हैं उनमें मैंने ज़्यादातर ये चीज़ें देखी हैं कि भाई टीचर्स जो है ना हरियाणा सरकार के खाली बैठ बैठ के बिल्कुल ना तो उनमें कोई करैक्टर रहता है ना कोई मोरल रहता है उनके अंदर, ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है। तो देखिए भाई, और यदि आपको लगता है कि भाई आप में कुछ जुनून है और आप हरियाणा सरकार के स्कूलों में जो है जाके कुछ सुधार कर सकते हैं, तो आप भाई एचटेट दीजिए और आगे की तैयारी कीजिए, क्या पता वैकेंसी कब निकल आए। ठीक है भाई, ये आपका कंप्लीट हो गया भाई। चलो ठीक है दोस्तों, अब इसको करने के बाद हम जो है आगे करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।